दोस्तों अभी तक हम लोगों ने शिवाजी और जयसिंह के बीच में संधि के बारे में पढ़ा और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आगे और पढ़ने जा रहे हैं मराठाओं का उत्कर्ष, शिवाजी की आगरे की यात्रा 1666 के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जब शिवाजी को ये आश्वासन मिल जाता है, आश्वासन प्राप्त होने के बाद मैं इसको पॉइंट बाय पॉइंट में लिखता हूं। शिवाजी को आश्वासन प्राप्त हो जाने के बाद शिवाजी को अपने सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त हो जाने के बाद आश्वासन प्राप्त कर औरंगजेब से आगरा दरबार में मिलने को तैयार हो जाते हैं। इस बात पे वो मान जाते हैं कि शिवाजी को जो सुरक्षा दिया जाएगा उसके दरबार में, आगरा के दरबार में औरंगजेब के सामने। कहानी बनती है 9 मई 1666 ईस्वी को एक कहानी बनती है। शिवाजी एवं 4000 मराठा सैनिक के साथ शिवाजी एवं अपने पुत्र संभाजी साथ में संभाजी एवं 4000 मराठा सैनिक के साथ मुगल दरबार में उपस्थित होते हैं। और दूसरी बात ये थी, जब ये दरबार में पहुंचते हैं तब औरंगजेब द्वारा उचित सम्मान प्राप्त नहीं होने पर, उचित सम्मान न प्राप्त होने पर शिवाजी भरे दरबार में औरंगजेब को विश्वासघाती की संज्ञा देते हैं, जिससे औरंगजेब क्रुद्ध होकर गुस्सा होकर दोनों को बंदी बना लेता है। किसको? तो शिवाजी और संभाजी महाराज को। यहां से ये 13 अगस्त 1666 को फरार होकर 22 दिसंबर
सॉरी दिसंबर नहीं, सितंबर, 22 सितंबर 1666 को रायगढ़ पहुंचते हैं। तो ये था 9 मई 1666 की कहानी। इसमें और भी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ आगे। 9 मई 1666 को क्या हुआ कि जब हम बात करते हैं शिवाजी की आगरे की यात्रा है 1666 में हुआ था। शिवाजी को अपनी सुरक्षा का आश्वासन जब प्राप्त हो जाता है औरंगजेब से, तब आगरा दरबार में मिलने को तैयार हो जाते हैं शिवाजी। तो 9 मई 1666 को शिवाजी एवं अपने पुत्र संभाजी एवं 4000 मराठा सैनिक के साथ मुगल दरबार में उपस्थित होते हैं। फिर क्या होता है कि औरंगजेब द्वारा उचित सम्मान न प्राप्त होने पर शिवाजी बड़े दरबार में औरंगजेब को विश्वासघाती की संज्ञा देते हैं, जिससे औरंगजेब गुस्सा होकर दोनों को बंदी बना लेते हैं। और फिर 13 अगस्त 1666 को वहां से फरार होकर 22 सितंबर 1666 को फिर से वो रायगढ़ पहुंचते हैं। बना लेता है। और एक बात और है यहाँ पे जो मैं वो बता रहा हूँ, और जयपुर भवन में इनको कैद करता है। कैद करता है औरंगजेब। ठीक है, तो ये था बात। और आगे मैं आपको अभी बता रहा हूं। आगे जब ये रायगढ़ पहुंचते हैं, जब ये 22 सितंबर 1666 को रायगढ़ पहुंचते हैं, अपनी राजधानी जब पहुंचते हैं रायगढ़, तब क्या होता है, इसके बाद शिवाजी जो है कुछ दिनों के पश्चात औरंगजेब को एक पत्र लिखते हैं। पत्र लिखकर कहा कि यदि सम्राट मतलब औरंगजेब, अगर सम्राट शिवाजी को क्षमा कर दे तो वह पुनः अपने पुत्र को मुगल दरबार में सेवा में भेज सकता है। और क्या होता है कि शिवाजी औरंगजेब जो है तो शिवाजी का ये शर्त मान जाते हैं। ये भी इनका एक चाल ही था। शिवाजी की बात मानकर औरंगजेब शर्तों को स्वीकार लेता है। और साथ में शिवाजी को राजा का उपाधि प्रदान करता है। तो ये थी उनकी आगरा की कहानी। इसके बाद इन्होंने जो है, उसके बाद शिवाजी कुछ दिन शांत होकर के 1667 से लेकर के 1669 तक ये अपने विजित प्रदेश को
अपने से यहाँ मैं शिवाजी लिख दे रहा हूँ। शिवाजी अपने विजित प्रदेश को अपने विजित प्रदेश को सुदृढ़ करने में जुट जाते हैं। ये बिता देते हैं। फिर इसके बाद 69 के बाद फिर इनका जो है सो आक्रमणकारी, फिर इनका जो है सो अभियान शुरुआत हो जाता है, आक्रमणकारी अभियान। तो हम लोग 69 के बाद से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब 16 से 70 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये था, फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं। शिवाजी की आगरे की यात्रा की जब हम लोग बात करते हैं तो 1666 में ये होता है, जब शिवाजी को ये आश्वासन मिल जाता है कि हाँ ठीक है, हम अब औरंगजेब के दरबार में जा सकते हैं और हमको सुरक्षा मिलेगी औरंगजेब के दरबार में। तब वो 9 मई 1666 को अपने पुत्र संभाजी और 4000 मराठा सैनिक के साथ मुगल दरबार में उपस्थित होते हैं। इनको उचित सम्मान नहीं प्राप्त होता है मुगल दरबार में, तो ये शिवाजी गुस्से में आकर उचित सम्मान नहीं प्राप्त होता है, जिसकी वजह से शिवाजी औरंगजेब को विश्वासघाती की संज्ञा दे देते हैं, जिससे औरंगजेब गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होकर इन सभी को पकड़ करके कैद कर लिया जाता है। बंदी बना करके इनको जयपुर भवन में कैद कर लिया जाता है। वहां से 13 अगस्त 1666 को फरार होकर 22 दिसंबर जयपुर भवन से फरार होकर 22 सितंबर 1666 को ये अपने रायगढ़ राजधानी पहुंचते हैं। उसके कुछ दिन बाद शिवाजी क्या करते हैं, ये इनका एक चाल था और एक अच्छा था ये, कि ये क्या करते हैं कि औरंगजेब को एक पत्र लिखते हैं और उसमें कहते हैं कि सम्राट अगर शिवाजी को माफ कर दे, मतलब शिवाजी को माफ कर दे, तो वह पुनः अपने पुत्र को मुगल दरबार में सेवा के लिए भेज सकता है। तो उसके बाद वो तो इस बात से अब औरंगजेब को भी लगा कि चलो शिवाजी फिर से मेरे भी पास आ रहा है, तो वो इस बात को मान जाता है। शिवाजी की बात मानकर औरंगजेब सभी शर्तों को स्वीकार कर लेता है और शिवाजी को राजा की उपाधि भी देता है। कौन? तो औरंगजेब ही। और उसके बाद जब ये क्रम होता है तो शिवाजी का कुछ थोड़ा सा डाउनफॉल का समय था, तो उस समय में इन्होंने सोचा कि मैं अभी अपने प्रदेश, जो जीता हुआ प्रदेश है, मैं उसको सुदृढ़ करूं, उसके प्रशासन को मैं सुधारूं। फिर उसके बाद ये अपना ये 3 साल तक 3 वर्षों तक 1667 से लेकर के 1669 तक शिवाजी अपने विजित प्रदेश को सुदृढ़ करने में बिता देते हैं और उसका प्रशासन अच्छा करने लगते हैं। इसके बाद जो है फिर से वो अपना अभियान शुरू करते हैं। तब हम लोग आगे बात करेंगे 1670 से। सोलह सौ सत्तर में क्या हुआ? 1670 में शिवाजी जो है पुरंदर की जो संधि किए हुए थे, 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 22 जून 1665 को शिवाजी और जयसिंह के बीच में इस संधि का उल्लंघन कर करके, इस संधि में जो वो 23 किले दिए हुए थे, जिनका 4 लाख रुपया प्रति वर्ष जो है सो आमदनी था, 23 किले जिसकी आमदनी 4 लाख थी, जिसकी आमदनी 4 लाख थी, जो मुगल को दे देते हैं, मुगल को देते हैं, उनमें से अधिकांश किले को ये फिर से विजिट कर लेते हैं। अधिकांश किले को पुनः विजिट कर लेते हैं। कौन? तो शिवाजी। जैसे मैंने आपको बोला कि 3 साल तक ये अपने किले को सुदृढ़ करने में लगे हुए थे। जब इनका प्रशासन और सारा व्यवस्था अच्छा हो गया, तब ये फिर से पुरंदर की संधि का उल्लंघन करते हैं। उल्लंघन करके उल्लंघन कर करके 23 किले जिसकी आमदनी 4 लाख थी,
जो मुगल को देते हैं वो उनमें से अधिकांश किले को पुनः यह विजित कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और 1677 में आपने इनका मूवी भी देखा होगा और इनका नाम भी सुना होगा, तानाजी। अजय देवगन का एक मूवी आया था तानाजी। तानाजी मालसूरे द्वारा जीता गया कोंकण नहीं, कोंडाना कौन सा किला था इनको जीता हुआ, तो कोंडाना। कोंडाना का शिवाजी नाम बदल देते हैं और इसका नाम रख देते हैं सिंहगढ़। सिंहगढ़ नाम दिया जाता है किसके द्वारा, शिवाजी के द्वारा। कोंडाना किला जो तानाजी मालसूरे जी जीते थे उसका नाम कब, तो 2 फरवरी 1670 को, तो फरवरी 1670 को कोंडाना का नाम बदलकर सिंहगढ़ कर देते हैं ये शिवाजी। फिर क्या होता है कि ये तो सूरत को एक बार लूटे हुए रहते हैं। 16 से 20 जनवरी को 1664 को गुजरात को एक बार लूटते हैं ये। फिर 13 अक्टूबर 1670 को दोबारा ये सूरत को लूटते हैं। इस विजय के बाद सूरत विजय के बाद शिवाजी मुगल रियासतों से, दक्षिण की मुगल रियासतों से चौथ और सरदेशमुखी लेना शुरू कर देते हैं। आगे मैं आपको चौथ और सरदेशमुखी के बारे में भी बताऊंगा। चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलना शुरू कर देते हैं। सरदेशमुखी कर वसूलना करते हैं और 15 फरवरी 1671 को इनका विजय अभियान बहुत ही लंबा था, सलेहर के दुर्ग पर कब्जा कर लेते हैं। सलेहर दुर्ग पर कब्जा कर लेते हैं कौन, तो शिवाजी। अब इनका जो है विजय का अभियान बहुत ही लंबा चला हुआ था, इससे औरंगजेब परेशान होकर के औरंगजेब महावत खान और बहादुर खान को शिवाजी की विजय यात्रा रोकने के लिए भेजा जाता है। मगर ये असफल रहते हैं।
इसके बाद महावत खान और बहादुर खान के बाद फिर से दोबारा बहादुर खान और दिलेर खान, लिख दिया, सॉरी सॉरी, बहादुर खान और दिलेर खान को पुनः दोबारा भेजते हैं, मगर ये भी असफल रहते हैं शिवाजी को हराने में। मगर ये भी असफल रहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं। 16 से 20 जनवरी 1664 को गुजरात को एक बार लूटते हैं शिवाजी। फिर दूसरी बार 13 अक्टूबर 1670 को सूरत की बंदरगाह को दोबारा ये लूटते हैं। फिर सूरत विजय के बाद जो है सो शिवाजी दक्षिण की मुगल रियासतों से चौथ और सरदेश में कर वसूलना शुरू करते हैं और 15 फरवरी 1671 को सलेहर के दुर्ग पर कब्जा कर लेते हैं शिवाजी। फिर क्या होता है कि इन सभी विजयों से परेशान औरंगजेब जो है सो महावत खान और बहादुर खान को शिवाजी की विजय यात्रा को रोकने के लिए भेजा जाता है, मगर ये भी असफल रहते हैं। उसके बाद फिर से बहादुर खान और दिलेर खान को दोबारा भेजते हैं, मगर ये भी असफल रहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं हम लोग। सोलह से 74 के बीच में 1674 के बीच में जितनी आक्रमण मुगल 1674 के बीच में मुगलों द्वारा किया गया आक्रमण में सभी में शिवाजी को विजय प्राप्त होती है। जिस क्रम में इन्होंने बहुत सारे, जैसे कि सलेहर, मुलेहर, जवाहर एवं रामनगर आदि किले पर ये कब्जा कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं, एवं रामनगर के किले पर अधिकार कर लेते हैं। 1672 में पन्हाला के दुर्ग पर भी कब्जा कर लेते हैं। पन्हाला का दुर्ग जो बीजापुर का रहता है, पन्हाला का दुर्ग बीजापुर से छीन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था इनका 1670 से 1674 की कहानी। इसके आगे क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एक बार फिर से इसको रिकॉल करता हूँ। 1670 से 74 के बीच में मुगलों द्वारा किया गया आक्रमण में सभी में शिवाजी को विजय प्राप्त होती है, जिसमें सलेहर, मुलेहर, जवाहर एवं रामनगर के किलों पर अधिकार कर लेते हैं शिवाजी महाराज। उसके बाद 1672 में पन्हाला का दुर्ग जो था, जो बीजापुर का, उससे भी इसको छीन लेते हैं, पन्हाला के दुर्ग को। फिर आगे हम लोग बात करते हैं। अभी तक इन्होंने इतना सारा अभियान जीता और इतने सारे किले जीते हैं, मगर इन्होंने अभी तक अपना राजाभिषेक नहीं करवाया था, जो हुआ 16 जून 1674 ईस्वी को। 74 ईस्वी को यह संपन्न हुआ। कहां पे राजाभिषेक कहां हुआ? जगह था रायगढ़। पंडित थे जो इनका राज्याभिषेक करवाए, वो थे
श्री गंगा भट्ट, ये कहाँ के थे? तो ये थे बनारस के। श्री गंगा भट्ट जिसे राज्याभिषेक करवाए, ये कहाँ के पंडित थे? तो काशी के विद्वान पंडित थे श्री गंगा भट्ट। ठीक है, रायगढ़ में इन्होंने अपना करवाया। साथ ही इन्होंने उपाधि धारण की, राज्याभिषेक के समय इन्होंने अपना उपाधि धारण की। ये 3 उपाधि धारण की। एक तो था छत्रपति, पहला उपाधि। दूसरा उपाधि था इनका हैंदव दमो उद्धारक। इनका मीनिंग अगर आप लोगों को पता होगा तो मुझे भी बताइएगा। हैंदव धर्मो उद्धारक। और तीसरा था गौ ब्राह्मण प्रतिपालक। गौ ब्राह्मण प्रतिपालक। इन्होंने 3 उपाधि धारण की जब इनका राज्याभिषेक हुआ 16 जून 1674 ईस्वी को। शिवाजी का जब राज्याभिषेक हुआ, इसके बाद इनका अंतिम अभियान था। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी का अंतिम अभियान था अंतिम अभियान 1676 का कर्नाटक अभियान था। कर्नाटक अभियान 1676 का इनका अंतिम अभियान था। इस कर्नाटक युद्ध के बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग राज्याभिषेक के बारे में देखते हैं, फिर इनके बारे में आगे हम लोग छोटा सा और बात करते हैं। इनके डेथ तक की, जो 1680 तक इनकी कहानी है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग राज्याभिषेक देखते हैं। राज्याभिषेक इनका हुआ शिवाजी का 16 जून 1674 ईस्वी को। जगह था रामगढ़ में इनका अभिषेक हुआ। पंडित थे श्री गंगा भट्ट, काशी के विद्वान थे ये। उपाधि इन्होंने राज्याभिषेक के समय में लिया। कौन? तो छत्रपति का, हैंदव धर्मोद्धारक का, उसके बाद गौ ब्राह्मण प्रतिपालक का। इनका अंतिम अभियान था कर्नाटक का 1676 का अभियान। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी लेते हैं, कर्नाटक अभियान के बारे में। कर्नाटक अभियान 1676। अब इसके बारे में आपको मैं बताता हूं। इसका कहानी है हैदराबाद के 2 व्यक्ति थे जिनका नाम था मदना और अखन्ना। मदना एवं अखन्ना के सहयोग से शिवाजी ने बीजापुर, कर्नाटक पर आक्रमण करना चाहा। परंतु क्या हो गया, परंतु आक्रमण से पूर्व शिवाजी एवं कुतुब शाह में, जो कर्नाटक के शासक थे कुतुब शाह, के बीच संधि संपन्न हो जाती है।
शर्त क्या था, जो ये संधि होता है तो इस संधि में संधि की शर्तें थी। संधि की शर्तें थी, पहला कुतुब शाह ने 1,00,000 रुपया हुन 1,00,000 रुपया प्रति वर्ष देना स्वीकार किया। इसको तो शिवाजी को। साथ में कर्नाटक की संपत्ति को आपस में बांटने पर सहमति जताई। ठीक है दोस्तों, संधि का शर्त क्या था, कुतुब शाह को 1,00,000 रुपया हुन प्रति वर्ष स्वीकार किया, शिवाजी को देना, साथ में कर्नाटक की संपत्ति को आपस में बांटने पर सहमति जताई गई। और शिवाजी ने क्या किया, इस संधि के बाद शिवाजी ने जिंजी और बेलोर जैसे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। तो ये था इनका कर्नाटक अभियान। और कर्नाटक मतलब कि 14 अप्रैल 6 दिन पहले ही 14 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। तिरपन वर्ष की आयु में। ठीक है दोस्तों, तो ये था शिवाजी के पूरे जीवन काल की कहानी। जब हम लोग आगे बात करेंगे शिवाजी की शासन व्यवस्था जो भी था इनका, वो भी बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही अच्छा था, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। शिवाजी की शासन व्यवस्था के बारे में आज हम लोग यहाँ तक पढ़े। एक बार फिर से हम लोग इसको रिकॉल करते हैं। शिवाजी की आगरे की यात्रा का अगर हम लोग बात करते हैं, शुरू से हम लोग रिकॉल नहीं करते, जो यहाँ पढ़ रहा है उसको करते हैं, इसको मैंने पहले ही रिकॉल कर दिया है। यहाँ जब हम बात करते हैं तो हैदराबाद के मदरा एवं अखना के सहयोग से कर्नाटक अभियान इनका हुआ 1676 में। इनके जीवन ये अंतिम अभियान भी था इनका। कर्नाटक अभियान 1676 अंतिम अभियान भी इसको कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम लोग। हैदराबाद के मखना कर्नाटक अभियान इनका हुआ 1676 में, इनका यह अंतिम अभियान भी था। हैदराबाद के मखना और अखना के सहयोग से शिवाजी ने बीजापुर कर्नाटक पर आक्रमण करना चाहा, परंतु आक्रमण से पूर्व ही शिवाजी एवं कुतुब शाह कर्नाटक जो शासक थे उसके बीच में संधि संपन्न होती है। संधि का शर्त यह था कि कुतुब शाह को 1,00,000 रुपया हुन प्रति वर्ष देना था शिवाजी को, पहला शर्त यह था, और साथ में कर्नाटक की संपत्ति को आपस में बांटने पर सहमति जताई। ठीक है, उसके बाद शिवाजी ने जिंजी और बेलोर के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और इनका अंतिम समय 14 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई 53 वर्ष की आयु में। तो ये था शिवाजी का कहानी। इसमें तो ये बहुत लंबा बात है अभी, तो फिर हम लोग अब आगे बात करेंगे शिवाजी की शासन व्यवस्था, जिसमें कि इनका अष्टप्रधान था, इनका प्रांत सब था, प्रांतीय शासन कैसा था इनका वो सब, और जितने भी ये चौथ कर वर लगाए, ये भूमि कर लगाए, चौथ और सरदेशमुखी, ये सब, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और साथ में इनका उत्तराधिकारी भी पढ़ेंगे, छत्रपति राजा राम तक ताराबाई तक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग मराठाओं का अभ्युदय पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो